उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय दीपक महावर्षक। आपने आरएएस 2018 परीक्षा को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर 230वीं रैंक अर्जित की है और साथ ही एससी कैटेगरी में आपने चतुर्थ स्थान अर्जित किया है। हृदय की गहराइयों से हम सब आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस जो सिविल सर्विसेज सोसाइटी है उसमें मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। सर आपकी आज्ञा हो तो साक्षात्कार को प्रारंभ किया जाए। जी बिल्कुल। जी सर, मेरा प्रथम प्रश्न है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे शिक्षा और ज्ञान अति महती भूमिका निभाता है। तो ऐसी स्थिति में सर आपके संदर्भ में शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही जिसके कारण से आप इस मुकाम पर आज आसीन हैं? जी मेरी जो 10th तक जो स्कूलिंग थी वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर से ही मैंने की थी। उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई के लिए बंसर क्लासेज में एडमिशन लिया और 2013 में मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था और उसके थ्रू मुझे आईआईटी आईएसएम धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें मुझे एडमिशन मिला और 2017 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने 1 ईयर यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी और उसके बाद मैंने आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018। जी सर, अगला प्रश्न आपसे यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनेक अभ्यर्थी अपने जॉब के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं और जैसा कि आप भी जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और उसके पश्चात आपने आरएएस परीक्षा की तैयारी की और उसमें सफलता भी अर्जित की, तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें आपकी किस प्रकार से रणनीति रही और क्या अनुभव रहे हैं? जी वैसे तो पूरी तरह ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि मैंने जॉब के साथ जो है आरएएस की प्रिपरेशन की है। आरएएस की प्रोसेस के बीच में ही मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। आरएएस मेंस के एग्जाम के कुछ टाइम बाद ही मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। तो इसकी रणनीति की जहाँ तक बात करें तो यूपीएससी की जब मैंने प्रिपरेशन की थी 1 ईयर, तो उस समय ही आरएएस का जो सिलेबस है उसका एक बड़ा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था, जिसका इंडियन और जो वर्ल्ड लेवल की जो भी ये सिलेबस था वो। और जब यूपीएससी का प्री हो चुका था तो उसके बाद मैंने उस समय आरएएस के प्री में 2 मंथ बचे हुए थे, तो उस समय मैंने राजस्थान का जो रिलेटेड पार्ट है वो उसमें ऐड किया और जब मेरा प्री क्लियर हो चुका था तो उसके बाद मैंने मेंस के लिए जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है तो उसमें मैंने एडमिशन लिया और जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन मैंने रेलवे में जॉब के साथ ही की थी। उस समय मैं जॉब में आ चुका था। जी सर, जैसा कि आपने अभी प्री और मेंस का वर्णन किया तो हमारा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि आपकी प्री और मेंस से संबंधित क्या रणनीति रही है और इसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं उसको आपने किस प्रकार से संभाला? यहाँ तक सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं तो प्री में यहाँ तक होता है कि जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, पर वो थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो वैसा थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है। आप फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्टडी करोगे तो आप ज्यादा जो है मार्क्स गेन कर पाओगे। और प्री जो होता है वो पेपर, अब आजकल क्या हो रहा है कि आरएस 2018 और उसके बाद से यूपीएससी के पैटर्न को आरपीएससी थोड़ा थोड़ा फॉलो करती है। तो अब जब जो रिसेंट पेपर्स है और आरएस 2018 है उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो यूपीएससी का पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चंस है वो बहुत सारे आते हैं। तो और प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो इसमें हम सेलेक्टिव स्टडी करके भी इसे क्लियर कर सकते हैं। और जैसे पिछले आरएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं और जो पिछला 2013, 16 और 18 है, पिछले 3 आरपीएस के एग्जाम, उनके पेपर्स को जब हम देखते हैं तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पेपर ज्यादा स्कोरिंग, जो सब्जेक्ट और जो एरिया ज्यादा स्कोरिंग होता है, हम इनको पढ़ के जो अपना स्कोर है उसको अप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जिनको पढ़ के हम अपना स्कोर अप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान जीएस होता है उससे 35 क्वेश्चन अराउंड आते हैं, तो एक बहुत अच्छा सेक्शन होता है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स और जो मैथ्स एंड रीजनिंग होता है
साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सर्वे और जो सेंसर, ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप अपना जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इनको पढ़ के आप अपने स्कोर को अप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जैसे मिडाइवल हिस्ट्री हो गया या एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो जहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो आप उन सेक्शंस को स्किप भी कर सकते हो, आपके पास टाइम कम हो तो। और ये प्री की बात हो गई। मेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंस में 4 पेपर होते हैं, 3 जीएस के पेपर होते हैं और 1 लैंग्वेज का पेपर होता है। तो जीएस के जो 3 पेपर होते हैं उनकी आपको सिलेबस टू सिलेबस प्रिपरेशन करनी होती है, एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। सिलेबस को ध्यान में रख के जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसकी लाइन टू लाइन आपको सिलेबस की याद रहनी चाहिए। आपको हर लाइन के बारे में इतना मटेरियल आपको याद रहना चाहिए मिनिमम, कि आप उसके बारे में एक 10 मार्क का क्वेश्चन है वो आप लिख सको अच्छे से। तो इतना आपको पढ़ना होता है कम से कम। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी के लिए आप नोट्स और जो कुछ रेफरेंस बुक्स होती है उनकी हेल्प ले सकते हो। और मेंस में एक फोर्थ जो पेपर होता है, फोर्थ पेपर एक आपका इसका पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो एक स्कोरिंग पेपर होता है और उसमें हमें इसको पूरी प्रिपरेशन के शुरू से साथ में लेके चलना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रामेटिकल होता है और थोड़ा लैंग्वेज का होता है, तो जो एस्पायरेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये लैंग्वेज का पेपर है, थोड़ा इजी मान लेते हैं उसको और उसकी प्रिपरेशन बाद में करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। उस पेपर को जब आप शुरू से लेके चलोगे तो आपको वो बहुत बेनिफिशियल होगा सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में आपकी बहुत भूमिका निभाएगा। उसका जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है इसकी हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी सर, जैसा कि हमने विस्तृत रूप से प्री और मेंस के संदर्भ में चर्चा की, तो मेरा अगला प्रश्न अंतिम चरण अर्थात इंटरव्यू से है कि इसमें किस प्रकार से आपके कैसे अनुभव रहे हैं और क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे इंटरव्यू रिलेटेड यंग एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ ही आपसे क्या कोई यूनिक प्रश्न पूछा गया था? अगर हाँ तो सर कृपया करके साझा करें। जी, इंटरव्यू जो मेरा हुआ था वो भूपेंद्र सर के बोर्ड में हुआ था और इंटरव्यू मेरा सेटिस्फैक्टरी हुआ। तो जैसे मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें जो मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सोलर एनर्जी पॉलिसी और सोलर पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन थे। इसके अलावा रणथंभौर और सवाई माधोपुर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड थे, और एक भारतमाला प्रोजेक्ट और जो कुछ करंट अफेयर्स थे डीएमएफसी वगैरह पूछा गया था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, तो वो भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो एक लूप है, क्या कहते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है वो। और जहाँ तक इंटरव्यू के बारे में सलाह की बात है, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपने जो बैकग्राउंड है और अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब प्रोफाइल और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, और किसी भी जगह भी आप अपनी पूरी लाइफ में 2-3 साल ज़्यादा रुके हुए हो तो उस प्लेस के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और जो बेसिक करंट अफेयर्स होता है वो होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू तो वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, और ये बेसिक चीजें हैं जिनकी हम प्रिपरेशन करके इंटरव्यू को, जो बेसिक नीड है, ये बेसिक प्रिपरेशन हमें करके जानी चाहिए। जी सर, जैसा सर आपने पूर्व में भी हमें बताया कि हमें लगता है कि हमें ये चीजें आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हम अच्छे से प्रदर्शित ना कर पाए। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि हम यहाँ पाते हैं सर कि ज्ञान हमारे पास अत्यधिक होता है, परंतु प्रदर्शित करना परीक्षा केंद्र में वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो एक खाई है, इसको गंभीरता से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मुख्य परीक्षा में विस्तृत रूप से यह सामने आती है। तो सर हम देखते हैं कि कैसे लेखन क्षमता और निरंतरता इसमें अति आवश्यक भूमिका अदा करती है। तो आपकी सर इसमें क्या राय है कि कैसे लेखन क्षमता को विकसित किया जाए और निरंतरता को बनाए रखा जाए? राइटिंग स्किल्स की जहाँ तक बात है, तो राइटिंग स्किल्स आप तभी कर पाओगे जब आपको वो चीज याद होगी। जब आपका कोई भी टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, जब वो आपको अच्छे से याद हो जाता है, तो वैसे तो आप खुद ही उसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं कर पाओ तो आप नेट पे सर्च करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके बारे में मिल जाएंगे। आप जब कोई भी टॉपिक याद हो जाता है तो आप उसके बारे में धीरे धीरे जब लिखना स्टार्ट करोगे, तो एक बार किसी क्वेश्चन को लिखोगे, जब आपको दूसरी तीसरी चौथी बार आप क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि आपके क्वेश्चन में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है।
और इसके अलावा जो मेंस की राइटिंग स्किल्स की बात है, तो इसके अलावा हमें एक किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि एक तो आपको वो जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम वाला वो पहले ही मिल जाता है, दूसरी बार आपको जो आप लिखते हो उसका असेसमेंट भी वो टीचर अच्छे से कर देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आप मतलब एक टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर लोगे, इसके अलावा आपको टेलीग्राम जो ऐप है उसका आरएस के बहुत सारे ग्रुप्स है, उनमें आपको बाकी जो टेस्ट सीरीज बाकी जो कोचिंग्स है उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो आप उनको जब घर पे ही 3 घंटे मतलब जब फुल लेंथ पेपर होता है तो आप फुल लेंथ की घर पे ही प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ, तो वो आपके लिए बहुत इंप्रूवमेंट होगा। वहाँ तो आप 15 एक 20 पेपर कर पाओगे, और बाकी जब घर पे जब भी टाइम मिले आपको तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम पेपर जब घर पे कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जब मेंस एग्जाम हो जाए, मेंस एग्जाम हो तो उससे पहले 25-30 आप फुल लेंथ पेपर कर लो, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और एक ये बात है कि आरएस जो मेंस पेपर होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर। वो कुछ ऐसा होता है, एक 15 शब्दों में, एक 50 शब्दों में और एक जो है 100 शब्दों में लिखना होता है। तो 50 शब्दों के लिए 7-8 लाइन्स होती है आपके पास, और जो 100 शब्दों वाला होता है उसके लिए 17-18 लाइन्स होती है, एक पेज होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड स्पेस में लिखने की कोशिश करें। जैसे 7-8 लाइन्स आपको वहाँ 7-8 लाइन्स में मिलेंगी, तो आप 7-8 लाइन्स में अपना बेस्ट आंसर कैसे दे सकते हो उसकी प्रैक्टिस करें। और आरपीएससी जो क्वेश्चन में आंसर में डिमांड करती है तो वो कॉन्सेप्चुअल के साथ थोड़ा फैक्चुअल डाटा भी डिमांड करती है। जब आप फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे या कुछ भी, मतलब मार्क्स आपके घटेंगे जब आप फैक्ट्स नहीं लिखोगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि लिमिटेड स्पेस में मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कैसे लिख सकूं। जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो आपको करनी है पूरी, उसके अलावा आपको उसमें जितने उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी लिखने हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा अच्छा आंसर लिखने की, मतलब जब आप लिख पाओगे, मतलब जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। जी सर। सर जैसा कि सिविल सेवा के संदर्भ में हम सब जानते हैं, यह एक बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल है और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल चेंजेस के लिए। उसी के साथ सर इसका एक और पहलू है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा किसी भी प्रकार की हो, चाहे यूपीएससी या आरपीएससी या अनेक प्रकार की जो भी हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो सक्सेस रेट होता है वो काफी कम होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्लान बी के संदर्भ में चर्चाएं होती हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी में तो फिर भी रेगुलरिटी बनी होती है, एग्जाम टाइम टू टाइम होते हैं, हर साल होते हैं, तो आप उसको टारगेट सेट भी कर सकते हो कुछ अटेम्प्ट, स्टार्टिंग के 1-2-3 अटेम्प्ट तक के लिए। पर आरएस का जो पेपर होता है और जो वैकेंसी आती है वो 2-3 साल में एक बार आती है, ये मानो तो 3 साल में एक बार आती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो ठीक है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपका मतलब आप दे चुके होते हो, उसके बाद भी आपको दोबारा अगर एग्जाम देना है, रैंक अच्छी नहीं आई है, तो उस टाइम के लिए आप एक प्लान भी रख सकते हो अपना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी अप रहता है और आपका जो एक मेंटल आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता, मेंटल प्रेशर नहीं आता। और जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके होते हो तो आप उसी टाइम आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी होती है। और जब आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको केवल अपने नोट्स वगैरह सब याद भी होते हैं, आपको उनका केवल रिवीजन करना होता है, तो आप उससे जॉब के साथ कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न आपके अनुभव से संबंधित है। हम जानना चाहेंगे कि आपके सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में क्या अनुभव हैं, और साथ ही आरएएस अधिकारी बनने के पश्चात आप समाज में किस प्रकार से क्या बदलाव करना चाहेंगे? आरएस अधिकारी बनने के बाद मेरा जहाँ तक सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि जो अपने गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम होती है तो उसका लाभ समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचना चाहिए। और अभी भी कई लोग हैं जिनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनका पता नहीं होता अच्छे से, और वो ना उसका फायदा नहीं ले पाते जिनको जरूरत होती है वो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी को जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है जिनको भी उनका लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिले, और जो बेसिक जो नीड होती है शिक्षा चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हर किसी को प्राप्त हो। और गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयासरत है, तो उनके जो प्रयास है उसको हमें धरातल पर लाना होगा और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि सिविल सेवा तैयारी में अनेकों बुक लिस्ट हम सब जानते हैं और आपने भी हमें उसके विषय में बताया। सर इसके इतर हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत परिपक्वता और समझ के लिए किस प्रकार की किताबों को पढ़ना चाहिए?
ये व्यक्तिगत परिपक्वता की बात करें तो सबसे पहले तो जब आप ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में होते हो तो मेरा मानना है वैसे तो पर्सनली कि जो आपको जो सिलेबस रिलेटेड बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। और पहली बात तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि आपको बाहरी समय थोड़ा कम मिल पाता है, पर जब आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल जो भी आपके आइडियल है उनकी आपको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए और जिससे आपको एनकरेजमेंट मिलता रहे। कभी भी जैसे ये लंबा टाइम होता है, पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है, तो बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हो सकता है ऐसा टाइम भी बीच में आए जिसमें आप थोड़ा नर्वसनेस फील करो, तो उस टाइम आपको वैसी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए और थोड़ी इंस्पिरेशनल वीडियो जो है वो देखना चाहिए, तो इससे आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। सर अंततः हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवा अभ्यर्थियों के लिए आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा? युवा अभ्यर्थियों के लिए सर मेरा संदेश रहेगा कि आप अपना जो है ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद जैसे कि आप अपना गोल सेट करके उसके लिए लग जाएं, और उसके लिए जब आप लगातार प्रिपरेशन करेंगे और पेशेंस के साथ करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और हो सकता है उसमें कुछ डिले हो, पर उस डिले से आपको नर्वस नहीं होना है और लगातार अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है और आपको निश्चित रूप से अपना टारगेट जो है वो अचीव होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमें परीक्षा एवं जीवन संबंधी विभिन्न आयामों पर आपने मार्गदर्शित किया। आशा करते हैं कि आपको भी यह साक्षात्कार परस्पर संवादात्मक लगा होगा। साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सफलता के अनेकों कीर्तिमान रचें। और हम सब यह चाहेंगे कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाओं सर, आपने जो भविष्य में मेरे जो उज्जवल भविष्य की कामनाएं की, इसके लिए बहुत बहुत जी आपका आभार सर, धन्यवाद।